हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम राजस्थान का दूसरा पार्ट लेके आए हैं राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के बारे में। पहला पार्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने डाला था, उसको देख लेना अच्छे से। ये दूसरा पार्ट है, इसमें राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताएंगे हम। तो देखते हैं, चलो आइए। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को चार तरीके से बांटा गया है, चार पार्टों में बांटा गया है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो देखो, ये इतना है, ये पश्चिमी है, पश्चिमी हिस्सा है, ये महान मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, राजस्थान का महान मरुस्थल। और जो बीच में है ये अरावली पर्वत है। और ये हिस्सा है, ये नदियों द्वारा इसकी सिंचाई की जाती है। इसमें नदी प्रदेश बोल सकते हैं इसको, नदी प्रदेश। तो इसमें क्या है, जैसे ये चंबल है, बनास है, माही है, बाणगंगा है, ये नदियां प्रवाहित होती हैं। नदियां प्रवाहित होती हैं तो जलोढ़ मिट्टी लेके आती हैं, और एक कृषि की भूमि यानी कृषि क्षेत्र बोल सकते हैं इसको, या कृषि का मैदान बोल सकते हैं। या नदियों का मैदान है तो कृषि का मैदान हो गया। अच्छी खेती की जाती है इसमें, अच्छी खेती की जाएगी। जहाँ खेती अच्छी होगी, सर्वाधिक जनसंख्या वहां सर्वाधिक पाई जाएगी। जनसंख्या सर्वाधिक रहेगी वहां पे, तो धन धान्य से खूब होगा। तो देखो आप, पूर्वी मैदानी प्रदेश हो गया। इससे नीचे वाला हिस्सा है, ये दक्षिण का पठार है, इसे दक्षिणी पूर्वी पठार बोला जाता है। ये ऐसे भारत के हिस्से के हिसाब से देखा जाए, जैसे थोड़ा सा देखने की कोशिश करना, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ नक्शे से। छोटा सा नक्शा बना रहा हूँ, लेकिन उसको कोशिश करना आप समझने की। ये भारत का नक्शा मान के चलो। तो ये दक्कन का पठार है, यहाँ हम राजस्थान को देखते हैं, ये राजस्थान है। तो ये हिस्सा है दक्षिणी पूर्वी पठार, ये। तो ये दक्कन का पठार है ये। तो दक्कन के पठार का हिस्सा माना जाता है इसको। और ये देखो, ये विंध्य कगार भूमि है, विंध्य कगार भूमि। इसमें तीन जिले आते हैं, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर का दक्षिणी भाग, दक्षिणी हिस्सा। ये करौली है पूरा, ये सवाई माधोपुर है। तीन जिले आते हैं विंध्य कगार भूमि में। पूछा जाता है कई बार, राजस्थान में विंध्य कगार भूमि कहाँ पर है। तो विंध्य कगार भूमि है, देखो ये एमपी है, मध्य प्रदेश। तो इसका हिस्सा ये है, विंध्य कगार भूमि। पूछ लेता है राजस्थान में विंध्य कगार भूमि है, वो किसका हिस्सा है। तो मध्य प्रदेश में कौन सा पर्वत है, विंध्याचल। विंध्याचल पर्वत की श्रेणियां, उनका हिस्सा ये माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने दो चीज बताई थी, एक दक्षिणी पूर्वी पठार, ये किसका हिस्सा है, दक्कन के पठार का, ये दक्कन का पठार है। भारत में दक्कन का पठार है, इसका हिस्सा तो ये हो गया दक्षिणी पूर्वी पठार। और ये विंध्य कगार भूमि है, तीन जिलों में फैली हुई है। ये है सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर का दक्षिणी भाग, तीनों में फैली हुई है। उसी तरीके से हम इसको अलग अलग तरीके से बांट के देखते हैं। तो आज सबसे पहले पढ़ते हैं हम राजस्थान के महान मरुस्थल के बारे में। तो राजस्थान का जो महान मरुस्थल है, ये दो देशों में फैला हुआ है। एक तो भारत में राजस्थान में भी है, और दूसरा इधर में पड़ोसी देश हमारा, विभाजन से अलग हुआ था, पाकिस्तान। तो ये राजस्थान का महान मरुस्थल है, ये पाकिस्तान में तो ओनली कितना है, 15%। देखो आप देखते हैं, राजस्थान में मरुस्थल 61.11% भाग पर है। इसरो इसे बताता है कि 65.38 भाग पर है। इसरो की रिपोर्ट आई है जो सैटेलाइट के थ्रू लेता है अभी लेटेस्ट, तो वो बताता है कि 65.38 भाग पर राजस्थान में मरुस्थल फैला हुआ है। जिसमें 12 जिले आते हैं विस्तार के हिसाब से। मरुस्थल में राजस्थान में 12 जिले आते हैं। वर्तमान में स्थिति यह है कि 5 नवीन जिलों में इसका विस्तार हो रहा है। प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो राजस्थान में मरुस्थल 12 जिलों में है, लेकिन अब देखा जाए हिसाब से कि इसका विस्तार कैसे हो रहा है, कितने जिलों में हो रहा है प्रसार, जो धीरे धीरे धीरे। आपने एक शब्द सुना होगा, रेगिस्तान का मार्च। रेगिस्तान का मार्च का मतलब होता है कि रेगिस्तान को आगे बढ़ना, खिसकना धीरे धीरे। रेत का द्वारा, सारा रेत का समुद्र है, इसको रेत का समुद्र बोल सकते हैं। धोरे हैं, टीले हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो इसको रेत का समुद्र कहा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। कुल मरुस्थल का भारत में 85% है। इन दो देशों में हमने मरुस्थल को बताया था, पाकिस्तान में और भारत में राजस्थान में भी है। तो कुल मरुस्थल का भारत में 85% है, इसका 15% कहां पर है, पाकिस्तान में। और जो भारत में 85% है, उसका राजस्थान में 90% है। अब पूछा जाता है कि राजस्थान में मरुस्थल का कितना भाग है, 90%। 90% राजस्थान में है, तो 10% कहां पर है, पंजाब, हरियाणा और गुजरात, ये तीनों राज्यों में 10%। और ये मरुस्थलीय प्रदेश है, इसकी जनसंख्या देखते हैं। हमने इसको देखा कि मरुस्थल कितने भाग पर है, तो जनसंख्या को देखते हैं। ये है साफ मरुस्थल, अच्छे से देखना इसको, ये मरुस्थलीय भाग है पूरा। अब मरुस्थल के बारे में हम देखते हैं कि यहाँ पर कितनी जनसंख्या पाई जाती है, कितना क्षेत्रफल है, और यहाँ पे कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं। यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके आजीविका का साधन क्या है, यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं वो कैसी वनस्पति है यहाँ पे, इसको देखते हैं। या सिंचित क्षेत्र है कि नहीं है, पेयजल सुविधा क्या है, सिंचाई सुविधा क्या है, सिंचाई होती है कि नहीं होती है, या कौन सी फसलें होती है यहाँ पे, इसको अच्छे से देखते हैं हम। चलो आइए।
मरुस्थल की विशेषता क्या है, ये तो हमने पढ़ लिया कि 61.11% भाग पर ये फैला हुआ है राजस्थान के क्षेत्रफल पर, और जो इसरो दर्शाता है वो दर्शाता है 65.38% भाग पर, और जनसंख्या कितनी, 39% जनसंख्या इतनी में निवास करती है। चलो आइए विशेषता, मरुस्थल की विशेषता देखें ओनली। इस मरुस्थल की मरुदभिद वनस्पति, ये वनस्पति है, ये हमने पेड़ दर्शाए हैं, ये कौन सी है, मरुदभिद, मरुदभिद वनस्पति पाई जाती है। इनकी खूबी क्या होती है, कांटेदार पेड़ होती हैं, कटीली पत्तियां पाई जाती है इसमें, कटीली पत्तियां, छाल मोटी होती है पेड़ों की, जड़ें गहरी होती हैं। देखो आप, ये पेड़ है मरुस्थल में, पानी तो कम बरसता है मरुस्थल में, पानी कम बरसता है, तो ये पेड़ इस तरीके से ढले हुए हैं कि इनकी छाल तो मोटी होती है, जड़ें गहरी होती हैं, और पत्तियां अगर वैसी होंगी चौड़ी तो सर्वाधिक ताप रहता है, तपन रहती है, सूख जाएंगी। तो ये पत्तियां होती है कांटेदार होती हैं, ऐसे ऐसी होती हैं, कांटेदार पत्तियां होती हैं ऐसी। तो राजस्थान में मरुस्थल की वनस्पति के बारे में क्वेश्चन आता है कि वनस्पति कैसी है, मरुदभिद वनस्पति, मरुदभिद, मरुदभिद का मतलब होता है मरुस्थल में भिदने वाली, कैसी वनस्पति, मरुस्थल में भिदने वाली, यानी मरुस्थल में पानी नहीं है फिर भी अपनी जगह बना लेती है, जिंदी है, जीवित है, सजीव है। कैसे है वो, क्योंकि उनकी जड़ें कैसी होती है, पतली होती है, नुकीली होती है, गहरी होती है, गहरी होंगी तो नीचे कहीं ना कहीं तो उनको सोख मिलेगा ना, गीलापन उसको अपने आप अपना एडजस्ट कर लेती हैं, बाष्पोत्सर्जन की तरह होती है उसको। हाँ, तो वनस्पति कैसी है, कांटेदार, कटीली पत्तियां, छाल मोटी, जड़ें गहरी होती हैं। अब वो वनस्पति कौन कौन सी जो वहां पे पाई जाती हैं, बबूल है, खेजड़ी है, कीकर है, कैर है, वेर है, ये कई बार पूछ जाता है कि मरुस्थल की वनस्पतियां कौन कौन सी हैं, कौन सी वनस्पति पाई जाती है, मरुस्थल की वनस्पतियों के बारे में, उनकी विशेषता निम्न में से क्या है क्या नहीं है, ऐसे पूछ जाता है। तो देखो हमने पढ़ लिया है, वनस्पति पढ़ ली, बबूल, खेजड़ी, कीकर, कैर, वेर। अब यहाँ पे फसल कौन सी होती है, क्या होती है कि नहीं भी होती है, तो यहाँ पे सर्वाधिक मोटे अनाज होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा बाड़मेर में बोया जाता है, क्योंकि उत्पादन जयपुर अलवर में होता है। तो बिल्कुल सही बात है कि मोटे अनाज की फसलें होती हैं, उनमें बाजरा है, मोट है, चना है, तिल है, मूंग है। और आजकल आपने देखा होगा रसदार फल हो रहे हैं खूब, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, उस साइड में, जैसे बाड़मेर में अनार की खूब फसल हो रही है, जालौर और बाड़मेर में अनार, तो रसदार फल भी हो रहे हैं। इसरो और काजरी संस्थान जोधपुर है, वो मरुस्थल को हरा भरा करने के लिए काफी ऑपरेशन चला रहा है, जैसे अभी ऑपरेशन बम्बू से चला जा रहा है, और बीएसएफ चला रही है इसको मरुस्थल को हरा भरा करने के लिए, बांस के पेड़ लगाए जा रहे हैं। वैसे बांस पेड़ में नहीं आता, घास में आता है। यहाँ के लोगों की आजीविका का साधन क्या है, पशुपालन। यहाँ के लोग सर्वाधिक पशु पालते हैं, पशुओं में भी कौन से, भेड़, बकरी, ऊंट, उनसे क्या करते हैं, फार्मिंग, दूध दूध उत्पादन होता है, और ऊन उतारी जाती है। तो देखो दोस्तों, हमने मरुस्थल के बारे में अच्छे से पढ़ा है, और आगे इसके बारे में आपको अच्छे से बताएंगे। तो ये महान मरुस्थल की विशेषता पूछी जाएंगी इसमें। मरुस्थल की विशेषता क्या है, कितनी बड़े क्षेत्रफल पर है, जनसंख्या कितनी निवास करती है, सिंचाई होती है कि नहीं होती है, उनके लोगों के आजीविका का साधन क्या है, वहाँ पे जो मरुद वनस्पति पाई जाती है उसकी क्या खूबियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।